सी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिदम। दो मेथड होते हैं हमारे पास, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। अब FCFS जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास नॉन प्रिमिटिव के अंदर आता है। इसके अंदर जो प्रिमिटिव मेथड है ना वो नहीं हमारे पास इम्प्लीमेंट होता। ठीक हो गया। FCFS जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव मेथड के अंदर काम करेगा, प्रिमिटिव मेथड उसके अंदर काम नहीं करता। ठीक हो गया। आज का जो हमारे पास टॉपिक है ना ये है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एल्गोरिदम। अगर स्लाइड्स आप लोगों के सामने है तो बेशक आप स्लाइड्स वहां से खोल के अपने सामने रख सकते हैं। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एल्गोरिदम जो है ना इसका मेन मकसद ये होता है कि जिस प्रोसेस का टाइम जो है, बर्स्ट टाइम जो है वो सबसे कम होता है ना, इसने सबसे पहले उसको एलोकेशन करनी होती है। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट के अंदर जिस एल्गोरिथम का टाइम जो है वो सबसे कम होता है, इसने एलोकेशन जो है उस वाले प्रोसेस को कर देनी होती है। ठीक होगी बात। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट के अंदर जिस प्रोसेस का टाइम पीरियड जो है वो सबसे कम होता है ना, ये उसको जो है वो जॉब एलोकेशन जो है वो कर देता है। ठीक होगी बात। देखें फॉर एग्जांपल किस तरीके के साथ कि मेरे पास प्रोसेस हैं P1। पहले मेरे पास प्रोसेस है P1 है, P2 है और P3 है, P4 मेरे पास प्रोसेस है। इसके बाद हमारे पास आते हैं इनका अराइवल टाइम है। अराइवल टाइम की अगर बात करें तो P प्रोसेस जो है वो 0 सेकंड के ऊपर पहुंच गया था, P2 जो है वो 2 सेकंड पे पहुंचा है, P3 जो है वो 4 सेकंड के ऊपर पहुंचा है और P4 जो है वो 3 सेकंड के ऊपर जो है वो पहुंचा है। अगर हम इनके ब्रस्ट टाइम की बात करें तो ब्रस्ट टाइम के अंदर P1 का ब्रस्ट टाइम 7 है मेरे पास, P2 का ब्रस्ट टाइम जो है वो 4 है, P1 का ब्रस्ट टाइम जो है 1 है और P4 का जो ब्रस्ट टाइम है वो मेरे पास 4 है। ठीक हो गया। ये जो मेथड मैं करवा रहा हूँ ये हमारे पास शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट के अंदर नॉन प्रीमिटिव मेथड होगा। नॉन प्रीमिटिव का मतलब है कि आपने इसके अंदर इसको अलाउ नहीं करना कि वो अपनी जॉब को चेंज कर सके या ना चेंज करे। मतलब ये है कि आपने अब यहाँ पर चेंजिंग जो है वो इसको अलाउ नहीं करनी। फॉर एग्जाम्पल किस तरीके के साथ, बहुत ही आसान तरीका है, आपने इसका सिर्फ एवरेज वेटिंग टाइम आउट फाइंड करना है। वही तरीका हमारे पास इस्तेमाल होगा। ये मैंने जीरो से स्टार्ट किया। जब मैंने जीरो से स्टार्ट किया तो मैंने देखा तो मेरे पास जीरो के ऊपर जो है वो P1 प्रोसेस जो है वो आ चुका हुआ था। ये इसका अराइवल टाइम कितना है, 0 है, तो ये मैंने P1 को एलोकेशन कर दी। ठीक हो गया। अब नॉन प्रीमिटिव मेथड है। नॉन प्रीमिटिव मेथड का मतलब है जब तक P1 अपनी वर्किंग कंप्लीट नहीं कर लेता उस वक्त तक मैं P को रिलीज नहीं करूंगा। मतलब ये है कि जब तक ये अपनी वर्किंग कंप्लीट नहीं कर लेता मैं उस वक्त तक P1 को रिलीज नहीं करूंगा। तो P1 जो है वो अपने 7 सेकंड जो है वो पूरे कंप्लीट करेगा। ये इसने अपने 7 सेकंड जो है वो पूरे के पूरे कंप्लीट कर लिए। ठीक होगी जी बात। उसके बाद जो है वो P2 की बारी आती है। लेकिन देखें जब जो ही हम 2 के ऊपर पहुंचे हैं ना, इस स्टेज के ऊपर पहुंचे थे 2 के ऊपर, तो हमारे पास एक नया प्रोसेस P2 भी आ चुका हुआ था, 3 के ऊपर P4 भी आ चुका था और 4 के ऊपर P3 भी आ चुका हुआ था। लेकिन हम इसमें से किसी को भी एलोकेशन नहीं कर सकते। क्यों? कि हमारे पास मेथड जो था वो नॉन प्रिमिटिव चल रहा था। तो नॉन प्रिमिटिव के अंदर आप किसी को भी अलाउ नहीं करेंगे। ठीक होगी बात। यहां तक तो बात मेरे पास क्लियर हो गई। उसके बाद देखें मैं 7 सेकंड पूरे कर चुका हूँ। 7 सेकंड में मेरे पास 2 भी है, 4 भी और 3, मतलब मेरे पास P2 P3 और P4 सारे प्रोसेस आ चुके हुए हैं। अब अगला प्रोसेस कौन सा एलोकेट होगा बाय रूल? अगर बाय रूल देखा जाए तो वो P2 की बारी बनती है। लेकिन हम जो है वो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एल्गोरिदम देख रहे हैं। तो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एल्गोरिदम के अंदर आपने वो एल्गोरिदम वो प्रोसेस एलोकेट करना होता है जिसका ब्रस्ट टाइम जो है वो सबसे कम होता है। तो अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो सबसे कम जो टाइम है वो आपके पास P3 का है। तो अब मैंने एलोकेशन दे देनी है P3 को। अब P2 की एलोकेशन नहीं बनेगी।
अब एलोकेशन बननी है P3 की। P3 का ब्रस्ट टाइम था 1, मतलब 7 के ऊपर मैंने P3 को दिया और 8 के ऊपर जो है वो मैंने P3 से वापस पूरा कर लिया, मतलब 7 से 8 तक जो है वो P3 का टाइम जो है वो मुकम्मल हो चुका हुआ है। ठीक होगी जी बात। अब इस 8 प्रोसेस के ऊपर P1 जो है वो भी अपनी वर्किंग कंप्लीट कर चुका हुआ है, ये भी खत्म हो गया। और P3 जो है ये भी अपनी वर्किंग जो है वो कंप्लीट कर चुका हुआ है। तो ये दोनों के दोनों जो है वो मेरे पास मुकम्मल हो गए हुए हैं। क्लियर होगी बात। आपके सवालों का जवाब मैं देता हूँ एंड के ऊपर, मैं सवाल सबके क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, सिर्फ आप क्वेश्चंस को समझें। तो यहाँ पे P3 भी कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद अगर देखा जाए ना, तो अराइवल टाइम था P2 का 2, इसका ब्रश टाइम है 4, और P4 जो है इसका ब्रश टाइम भी है 4। अब दोनों का ब्रश टाइम जो है वो इक्वल आ चुका हुआ है। जब दो प्रोसेस का ब्रश टाइम जो है वो इक्वल आ जाए तो फिर आप उनका अराइवल टाइम चेक करते हैं। अगर अराइवल टाइम भी इक्वल आ जाए तो जो पहले आया होता है, मतलब P2 पहले था तो आपने P2 को एलोकेशन दे देनी होगी। बात को मेरी फॉलो कीजिएगा। अगर दोनों का ब्रश टाइम आपके पास इक्वल आ जाता है तो फिर आपने उसका अराइवल टाइम फॉलो करना होता है। अगर अराइवल टाइम भी इक्वल आ जाता है तो फिर जो पहले आया होगा आपने उसको एलोकेशन कर देनी होती है। क्लियर होगी जी बात। अब अगर देखें तो P2 और P4 जो है इनका ब्रश टाइम जो है वो इक्वल है, लेकिन P4 और P2 के अंदर पहले जो था वो P2 आया था, इसलिए अब एलोकेशन जो है वो P2 को मिलेगी। P2 का ब्रश टाइम था 4, इसका मतलब है 8 और 4 12, 8 से लेके 12 तक जो है वो P2 जो है वो अपना टाइम पीरियड जो है वो मुकम्मल करेगा। क्लियर होगी बात। अब हमारे पास सिर्फ एक ही प्रोसेस रह जाता है P4। तो अब अगली बारी जब वो P4 की आएगी, इसका टाइम पीरियड भी 4 था, तो 12 से लेके 16 तक जो है इसका टाइम जो है वो पूरा होगा। क्लियर होगी जी बात। ये हमारे पास था गैंड चार्ट शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट का। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट के अंदर वो ये बात करता हम होगा, सारे प्रोसेस सेम टाइम के ऊपर अपीयर हो जाती हैं, तो सबसे पहले आप वो पिक करेंगे जिसका टाइम जो है वो सबसे कम होगा। नहीं तो सबसे पहले वो आएगा जो टाइम पीरियड में सबसे पहले है। अब अगर चारों प्रोसेस में से अराइवल टाइम देखा जाए तो प्रोसेस भी हमारे पास होता, तो फिर हमने उसका ब्रश टाइम जो था वो चेकआउट करना था। ठीक हो गया जी बात। ये हो गया मेरे पास इसका गैंड चार्ट। अब हमने निकालना है इसका एवरेज वेटिंग टाइम आउट। वेटिंग टाइम। अब एवरेज वेटिंग टाइम के लिए मुझे सबसे पहले इसके टर्न, कोई फार्मूला मुझे बताएगा, किसी को जहन में हो तो वो बता दे। चले मैं खुद ही बता देता हूँ। टर्न अराउंड टाइम का फार्मूला कंप्लीशन टाइम माइनस टर्न अराउंड टाइम, फार्मूला होता है ब्रश टाइम प्लस वेटिंग टाइम, जो है वो भी इसका फार्मूला होता है। ब्रश टाइम प्लस वेटिंग टाइम है अजीम, ब्रश टाइम प्लस वेटिंग टाइम ये फार्मूला होता है। या दूसरा फार्मूला होता है कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। ये सबसे आसान है, हम इसलिए ये वाला इस्तेमाल करते हैं। तो अगर मैं P1 का टर्न अराउंड टाइम फाइंड आउट करूं तो P1 जो है वो कंप्लीट हो रहा है 7 के ऊपर, अराइवल था इसका 0, तो इसका टाइम निकला मेरे पास 7। P2 की अगर बात करूं तो P2 का जो अराइवल टाइम था वो था मेरे पास 2। ठीक है, लेकिन P2 का जो कंप्लीशन टाइम है वो है मेरे पास 12। तो इसका ब्रश टाइम टर्न अराउंड टाइम मेरे पास निकल आया 10। P3 की बारी की जाए तो P3 का कंप्लीशन टाइम जो है वो है 8।
P3 का कंप्लीशन टाइम है जी 8, लेकिन इसका अराइवल टाइम जो है वो बनता है मेरे पास 4, तो इसका टर्न अराउंड टाइम निकलेगा मेरे पास 4। ठीक होगी बात। इसके बाद P4 की बारी आती है, तो अगर P4 को देखा जाए तो P4 का कंप्लीशन टाइम है जी हमारे पास 16, लेकिन इसका अराइवल टाइम जो है वो मेरे पास था 3, तो इसका टाइम निकला 13। ठीक हो गया। ये मेरे पास निकला है इसके टर्न अराउंड टाइम। अब हमने निकालना है इसका वेटिंग टाइम। तो वेटिंग टाइम का फार्मूला होता है टर्न अराउंड टाइम मास वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम का फार्मूला होता है जी टर्न अराउंड टाइम माइनस ब्रस्ट टाइम, BURST ब्रस्ट टाइम। देखें जी अब P1 प्रोसेस जो है इसका टर्न अराउंड टाइम निकला हुआ है 7, P2 का निकला हुआ है 10, P3 का निकला हुआ है 4 और P4 का निकला हुआ है 14। ठीक हो गया। P1 का ब्रस्ट टाइम कितना है हमने ये चेक करना है। तो P1 का ब्रस्ट टाइम है जी मेरे पास 7। P1 का ब्रस्ट टाइम है 7, तो 7 माइनस 7 0। ठीक होगी जी बात। अब आ जाए P2 के ऊपर। P2 का ब्रस्ट टाइम कितना है जी? P2 का ब्रस्ट टाइम है मेरे पास 4। 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 16, और सॉरी 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 6। P4 जो है P4 सॉरी P3 है। P3 का ब्रस्ट टाइम था मेरे पास 1, तो 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। ठीक होगी बात। P4 जो है इसका ब्रस्ट टाइम निकला हुआ 13, तो 13 माइनस 4 इसका ब्रस्ट टाइम आ गया मेरे पास 09। तो ये मेरे पास चारों प्रोसेसेस का वेटिंग टाइम निकल आया है। अब मैंने इनका फाइंड आउट करना है जी एवरेज वेटिंग टाइम आउट। तो एवरेज वेटिंग टाइम आउट का बड़ा आसान सा फार्मूला होता है हमारे पास। एवरेज वेटिंग टाइम आउट जब मैंने फाइंड आउट करना है तो उस वक्त हमने करना ये है कि एवरेज वेटिंग टाइम आउट के लिए एवरेज वेटिंग टाइम आउट, चारों जो प्रोसेस होते हैं ना उनके टाइम को हम ऐड कर लेते हैं। P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 डिवाइडेड बाय 4। तो P1 का टाइम जो था वो मेरे पास आया है 0, P2 का टाइम आया है मेरे पास 6। ठीक है। P3 जो है इसका टाइम आया मेरे पास 3, और P4 का टाइम आया मेरे पास 9। डिवाइडेड बाय 4 कर देना है हमने। तो 0 + 6 9 और 9 18, 18 डिवाइडेड बाय 4, तो 4 4 आर 16.5। मतलब एवरेज वेटिंग टाइम मेरे पास निकल आया 4.5। ठीक हो गया जी, ये मेरे पास निकला।